मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बिहार से आते हैं सर, और बिहार में प्राकृतिक पर ही वर्षा जो होती है उसी पर खेती आधारित है, और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि उत्तरी बिहार में बाढ़ और दक्षिणी बिहार सुखाड़ की चपेट में है। हम लोग दक्षिणी बिहार से आते हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा सीधा प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूं कि बिहार में आप किसानों की अच्छी सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं, और पिछले 5 वर्षों में वर्षवार बिहार राज्य में को सिंचाई योजना के तहत कितनी धनराशि उपलब्ध कराए हैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी अभी बिहार में सिंचाई की व्यवस्था को, सिंचाई के प्रबंध को एक क्रांतिकारी स्वरूप देने के लिए कोसी परियोजना को मंजूरी अभी हमारी कैबिनेट ने दी है, जिसमें लाखों एकड़ जमीन में सिंचाई की जाएगी, लाखों एकड़ जमीन में सिंचाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है, सूक्ष्म सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो बड़ी सिंचाई योजनाओं के साथ साथ एक तरफ रिवर लिंकिंग प्रोग्राम, नदी जोड़ो परियोजना पर काम किया जा रहा है, जिसमें बिहार राज्य को भी शामिल करने का सौभाग्य एनडीए की सरकार को मिला है। और वहीं दूसरी तरफ पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत हमारे किसान जो ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई करना चाहते हैं, मतलब कम पानी में ज्यादा सिंचाई, और इसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर की जो हमारी योजना है सूक्ष्म सिंचाई योजना की, वो बनाई गई है। उस योजना के अंतर्गत भी लगभग 96 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित की जा चुकी है, और उसका फायदा यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि उसमें 70% से ज्यादा सिंचाई होती है, नहर के पानी की जो सिंचाई होती है उसके मुकाबले। और दूसरी बात यह है कि लगभग 15% तक ज्यादा उत्पादन भी होता है, और बिहार के किसानों को भी इस सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ दिया जा रहा है। आनंद भदौरिया। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मेरे मूल प्रश्न को इस प्रश्न से जोड़ने का काम किया। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, अभी माननीय मंत्री जी एनपीए के बारे में बता रहे थे, जो केसीसी ऋण दिया जाता है, तो उसका दूसरा पहलू यह है कि 42% लोगों को एनपीए का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या सरकार, जो आपने जवाब दिया है 31 दिसंबर 2024 तक किसानों का 10.5 लाख करोड़ रुपए बकाया है, क्या किसानों का वो कर्ज आप माफ करने का काम करेंगे? साथ ही साथ जो 2021 में संयुक्त किसान मोर्चा को आपने वायदा किया था C2+50 के हिसाब से किसानों को लागत मूल्य देने का, वो भी देने पर विचार करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री विजनरी लीडर हैं, और इसलिए किसानों की आय बढ़ाने के अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण। अब मैंने ऋण की बात बड़ी बताई, ऋण का प्रभाव भी बढ़ रहा है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों से किसान की आय भी निरंतर बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो प्रयत्न कर रहे हैं, पहले की सरकारें क्या कभी 6000 रुपया किसान सम्मान निधि देती थी? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले की सरकारें क्या कभी किसान मानधन योजना बनाई थी? क्या पहले की सरकारों ने कभी अच्छी उपज वाले बीज दिए थे? क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सकारात्मक सोचते हैं, हमारा संकल्प है किसानों की आय बढ़ाना, और वो बढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर एक कदम उठाए जा रहे हैं और उससे किसानों की आय बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 423 वेजन पांडा। वेजन पांडा, प्रश्न संख्या 423। आप आपके सदस्यों को पहले सलाह दिया करो आने के पहले क्या पूछना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी सदैव लेट हो जाते हैं, टाइम पे आते तो बात करने में मजा आता, समय पे लेट हो जाते हैं
मैं आय बढ़ने के भी 17 उदाहरण उनको दे दूंगा। अभी आपको अलाउ नहीं किया मैंने। क्वेश्चन नंबर 423 माननीय मंत्री जी। महोदय, उत्तर सभा पटल पर। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब रखे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं जो इसकी प्रचार होनी चाहिए। हम सब जो उड़ीसा से हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस साल लगभग 1287 करोड़ रुपए की बजट में केंद्र सरकार के 480 करोड़ का बजटरी सपोर्ट रहा है इस योजना के लिए, जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और अलग सूत्रों से जो आंकड़े हैं कि पिछले 5 साल में 20,000 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है इस सेक्टर में। मेरा सवाल है कि जिस तेजी से, जिस स्पीड से इस सेक्टर में उत्पादन बढ़ रहा है, इसके कंजम्पशन के लिए, मार्केटिंग के लिए क्या कदम ले रहे हैं माननीय मंत्री जी? डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए क्या स्टेप्स, क्या कदम मंत्री जी प्लान कर रहे हैं? ऑनरेबल मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा वो सही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास के कारण मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आज पूरे दुनिया में हम दूसरे नंबर पर हैं और 10 वर्षों में हमारा निर्यात 2 गुना बढ़ गया। 30,000 करोड़ से हम 60,000 करोड़ का निर्यात इस वर्ष हमने किया है। अब उन्होंने मार्केटिंग के बारे में कहा, होलसेल मार्केटिंग के एक तरफ हम लोग निर्यात को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ मार्केटिंग, जो डोमेस्टिक मार्केट में मार्केटिंग की सुविधा के लिए जो मत्स्य पालन से जुड़े किसान हैं, उनको मार्केट की सही सुविधा देने के लिए, उनको बेस्ट बार्गेनिंग करके बेस्ट प्राइस करने के लिए ई मार्केटिंग पोर्टल भी हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसका लाभ आज मत्स्य उत्पादन से जुड़े किसान उठा रहे हैं। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? जी, एक डेयरी सेक्टर पे भी एक सवाल था। सर, the dairy sector has seen India become the largest producer of milk in the world. Now today there are global challenges because of trade wars and tariffs. With such a very large production and growing production, what steps is the Honorable Minister thinking of that our milk products can be exported throughout the world in this new environment where tariffs and other challenges are coming up? अध्यक्ष महोदय, हमारा जो दूध का उत्पादन है, हम विश्व में पहले स्थान पर है और इस पर जो हमारा दूध का उत्पादन है 239.30 मिलियन मीट्रिक टन है, जो पिछले 10 वर्षों के अंतराल में लगभग जिस तरह मत्स्य पालन में हम बढ़े हैं, उसी तरह हम दूध के उत्पादन में भी हम बढ़े हैं। 63.5% का ग्रोथ है। लेकिन जो हमारे दूध के मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, उनके एक्सपोर्ट में, जो निर्यात में एक हमारी जो असुविधा है, वो है हमारे यहाँ हमारे देश में एफएमडी का रोग। और एफएमडी के रोग को हम लोग जड़ मूल से समाप्त करने के लिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 2030 तक हम इस देश को एफएमडी मुक्त राष्ट्र घोषित करेंगे और हम दूध के निर्यात में भी आगे बढ़ेंगे। श्री देवेंद्र शाक्या। माइक नहीं आया। धन्यवाद स्पीकर महोदय। माननीय मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एनपीपीडी योजना के तहत एटा और कासगंज में अमूल या मदर डेयरी संयंत्र को स्थापित करने की कोई योजना बना रहे हैं? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? इसके साथ साथ AHIDF कोष के तहत एटा में पशु आहार संयंत्र के लिए 1.20 MTPD की क्षमता वाली स्वीकृत परियोजना किस चरण में है और इसका संपूर्ण रूप से परिचालन कब तक प्रारंभ हो जाएगा? अध्यक्ष महोदय, जहां तक एनपीडीडी के अंतर्गत डेयरी के डेवलपमेंट का सवाल है, एनपीडीडी एक प्रोग्राम है भारत सरकार का, नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेयरी डेवलपमेंट, और डेयरी के डेवलपमेंट का काम
कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से होता है और नहीं तो फिर राज्य सरकारों के माध्यम से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड करता है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने देश के 9 राज्यों के साथ एमओयू साइन किया है उस राज्य में डेयरी को डेवलप करने के लिए, और उत्तर प्रदेश राज्य के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है एनडीडीबी की। जिस दिन उनका एमओयू साइन हो जाएगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनपीडीडी के तहत डेयरी के डेवलपमेंट के लिए यूपी में काम करना शुरू कर देगी। जहां तक एचआईडीएफ का सवाल है, एचआईडीएफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ और राज्य सरकार के सहयोग के अनुशंसा पर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए केंद्र सहायता देती है। उसमें शेयरिंग बेसिस पर है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के शेयरिंग बेसिस पर है। और ये जो मामला है वो पार्टिकुलर किसी योजना के बारे में कह रहे हैं, वो योजना के बारे में अगर खास योजना के बारे में लिख के देंगे तो हम लोग उसकी समीक्षा करा लेंगे, जांच करा लेंगे। श्री आईबी ईडन। Sir, in my constituency, I have a 75-kilometer coastal line starting from Chellanam to Cherai. And the fisherman community is facing a lot of hardships after the global climatic conditions. Whether it is tsunami, Oki, Tauktae cyclone, whatever it is, the ultimate victim is the fisherman community. Sir, my specific question is, there is a lot of places we need sea walls and groins. The state government has submitted multiple proposals for the central assistance for building the sea walls and groins. Either in Matsya Samprada Yojana or any other scheme, is there any other project whereby the central government gives 60% and the state government gives 40%, and these fishermen can be the hardships faced them can be raised? Sir, Nayarambalam, Idavanakad, and Chellanam, Okay. Kannamali are places are facing great hardships. Manya Mantriji. So I request the ministry to allot